उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। उर्दू भी एक बहाना है ज़िंदगी जीने का भी और भारत को आगे बढ़ाने का भी। विकसित भारत का विजन, उर्दू ज़बान का मिशन। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के IISc में, जहाँ पे 3 दिन की वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें पूरी दुनिया से बहुत अहम लोग आए हैं जो बात कर रहे हैं बहुत अहम टॉपिक्स पर। ये कॉन्फ्रेंस NCPUL की तरफ से की जा रही है, जो सेलिब्रेट कर रहा है मदर लैंग्वेज डे को। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस सेमिनार में। भारत में सभी भाषाओं को भारत की राष्ट्रीय और मातृभाषा माना गया है। वह चाहे मलयाली हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे वो असमिया हो, चाहे वो गुजराती हो, उसी में उर्दू भी आती है। उर्दू भारत की वन ऑफ द नेशनल एंड मदर लैंग्वेजेज में थी, है और सदा रहेगी। दूसरी बात, उर्दू अपने ख्यालात को प्रकट करने के लिए एक सशक्त माध्यम है, परंतु उस सशक्त माध्यम को जब पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया तो ऐसे लगने लगा कि उर्दू एक वोट बैंक की भाषा बन रही है। इससे बचाना चाहिए उर्दू को कि वह वोट बैंक की नहीं, वो विकास की, भाईचारे की, मोहब्बत की और उसी के साथ साथ समाज में एक सूत्रता लाने की जुबान बने, जिससे लोग मजहबों से, जातियों से, भाषा बोलियों से और खान पान से ऊपर उठकर गूंजते हुए कह सकें हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी थे, हैं। यह विजन है इस देश के अंदर का एक कि देश विकसित भारत हो, यानी कन्फ्लिक्ट मुक्त भारत मीन्स विकसित भारत, ब्रेड फॉर ऑल मीन्स विकसित भारत, रूफ फॉर ऑल यानी विकसित भारत, इस प्रकार से हो। तो इसलिए उसके अंदर वह इंसानियत के और सारे भाव जागे। इस प्रकार का सब वक्ताओं ने मिलकर यहाँ बात कही, जिसमें से एक विश्वास बढ़ता है कि उर्दू की अहमियत बढ़ेगी और उर्दू का रोल और उर्दू के विद्वानों का रोल देश को विकसित भारत बनाने में निश्चित रूप से बहुत सशक्त बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक उर्दू के प्रति एक सच्चा लगाव बनना चाहिए। दूसरा, उर्दू से रोज़गार भी मिलता है, ये। तीसरा, उर्दू से तरक्की होती है, ये भी रास्ते खोलने चाहिए। ये खोलेंगे और भारत सरकार इस दिशा में बहुत सारे प्रयत्न कर रही है और मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर भी प्रयत्न होने चाहिए, समाज के स्तर पर भी प्रयत्न होने चाहिए। विकसित भारत का तस्वुर एक ऐसे मुल्क का तस्वुर है जो इक़्तिसादी तौर पर स्ट्रॉन्ग, समाजी एतबार से इंक्लूसिव, तरक्की याफ्ता और कल्चरली डायनेमिक हो। एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद नेशनल हार्मनी को फ़रोग़ देने, डेमोक्रेटिक इथोस को बढ़ाने, जेंडर इक्वलिटी को यकीनी बनाने और इंटरनेशनल कंपटीशन में इजाफे के साथ साथ उस कल्चरल लिगेसी के तहफ़्फ़ुज़ में छुपा हुआ है जो कौम मुल्क की तस्वीर पेश करता है। विकसित भारत का ये ख्वाब एक नेशनल मिशन है जिसे पूरा करने के लिए तमाम शोबों, इदारों और अफराद की कोशिशों की ज़रूरत है। इज़्ज़त माप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में जहाँ हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानें एक्टिव रोल अदा कर रही हैं, वहीं उर्दू ज़बान का किरदार भी इस ताल्लुक़ से बहुत अहम होगा। इसलिए कि माजी में भी हिंदुस्तान की तामीर व तरक्की में उर्दू ज़बान ने जो किरदार अदा किया है वो किसी से पोशीदा नहीं है। वतन की मोहब्बत
ये वो ईमान है जो सारे ईमानों से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा भारी है। बाकी सब ईमान एक पलड़े में, एक ईमान एक पलड़े में। यानी विकसित भारत के लिए वतन की मोहब्बत का ईमान जन जन में आए, ये उर्दू का विज़न होना चाहिए। वो आ जाएगा तो मेरी और आपकी जन्नत नसीब का रास्ता खुल जाएगा। मुल्क जन्नती था और अधिक जन्नती हो जाएगा। जब रसूल ने हिजरत की मक्का शरीफ से और मदीना शरीफ पहुँचे, सुलह हुई, वापिस आ रहे थे, तो उन्होंने भी एक रास्ता हिंद के लिए बताया था। उन्होंने भी हिंद के लिए क्या नज़रिया होना चाहिए इस पर रोशनी डाली थी। जब जब मैं तन्हा और तन्हाई में होता हूँ तो मुझे सुकून की ठंडी हवाएं पूरब में हिंद की सरजमी से आती हैं। सर, उर्दू ज़बान का प्रमोशन करने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे दोहराने में अच्छा नहीं लगेगा। आपने युवराज साहब की जो बातें सुनी, बड़ी पावरफुल बातें उन्होंने कही है। उर्दू को हम लोगों ने एक लैंग्वेज का दर्जा दे दिया है। उर्दू शुड बी और वे ऑफ लाइफ। उन्होंने बड़ी अच्छी मिसालें दी कि आज के दिन में भी क्या बात है कि हम उर्दू में साइंस की तालीम नहीं देते हैं, हम उर्दू में टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं देते हैं। जब तक कि वो नहीं आएगी, वो सोच नहीं आएगी, तब तक कि उर्दू आगे नहीं बढ़ेगी। और मेरा मानना है कि आज की मीटिंग बहुत ही कामयाब रही। बहुत चीज़ें सुनने को मिली और एक रास्ता दिखाया गया, इस रास्ते पर चलना चाहिए उर्दू को। और यकीन है मुझे कि अगर उस रास्ते पर हम चलें, इस तरह की मीटिंग और करें, तो उर्दू एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगी, एक सोच का तरीक़ा बन जाएगी। तो जैसे हम देख रहे हैं जो यंग जनरेशन है वो उर्दू की तरफ बहुत जा रही है, जैसे रेख्ता का आपने जिक्र किया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसी से तो मुझे एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है। ये जो लोग, ये जो एक समाज में आ गया था कि उर्दू शायद एक पर्टिकुलर मज़हब की भाषा है या एक मुल्क की है। जैसा कि मैंने बताया कि इत्तेफाक से उस मुल्क ने चुन लिया उर्दू से कोई मतलब नहीं था उस मुल्क को। वहाँ तो पंजाबी, वहाँ तो पख्तूनी और वहाँ तो सिंधी लोग रहते हैं, तो उससे वजह से हमारी उर्दू अलग हो गई हमसे। तो ये ज़रूरी है कि आई थिंक वी नीड टू री एस्टैब्लिश और कनेक्शन विद उर्दू। और ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और ये 5 साल 6 साल के बाद हुई है, इसे हर साल उनको करना चाहिए। और मैं शम्स साहब से गुजारिश करूँगा इस तरह की मीटिंग वो हर साल करें। बाकी मातृभाषाएं हमारे इमोशंस तय करती हैं, कम्युनिकेशन तय करती है। तो आप याद रखिएगा कि लैंग्वेज इज़ नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैपेबिलिटी। अगर आपको कोई भाषा नहीं आती है, इससे आपकी काबिलियत डिफाइन नहीं होती है। इट ओनली एक्सप्लेन्स योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। यू मे हैव, जर्मनी के बाद जर्मन है, फ्रांस के बाद फ्रेंच है, जापानीज़ के बाद जापानीज़ है, चाइनीज़ के बाद चाइनीज़ है। हमारे पास अपनी 22 भाषाएँ हैं, सारी भाषाएँ, और सारी भाषाएँ राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। जितनी आबादी हमारी एक भाषा में बोलती है उतना तो पूरा देश है। उर्दू बनी है उर्दू से, यानी तुर्की शब्द है उर्दू, उससे उर्दू बनी है। और उर्दू एक ऐसी भाषा है जो फारसी, अरबी और भारतीय तत्वों के मेल जोल से बनी है। इसके इतिहास में जाएं तो 800 सालों का इसका इतिहास है। इसके और उर्दू भाषा पर इतिहास का प्रभाव है। साहित्य और शायरी में अगर आप खोजें तो मिर्ज़ा गालिब हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं। कौमी उर्दू कौंसिल के ज़ेर तमाम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह आज बहुत खूबी अंजाम पाया, अल्हम्दुलिल्लाह।